मैक्स फाउंडेशन के केमिस्ट्री के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं कुंदन सोनी आज क्लास 11th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें से आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा एटम्स एंड एटॉमिक मास। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एक्चुअल में हमारा एटम होता क्या है? किसी भी मैटर आप ले लीजिए, कोई भी मैटर ले लीजिए, उस मैटर को आप ब्रेक करिए, तोड़िए, ब्रेक करते जाएंगे जब तक हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। दैट मीन्स कि तब तक हम ब्रेक करेंगे जब तक वो मैटर का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल ना मिल जाए जिससे मिल करके वो हमारा पूरा का पूरा मैटर बना हुआ हो। ठीक है, तब तक हम उसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमको मिलेगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा मैटर का, वो हमारा क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। सिंपल है। तो यहां पे है हमारा द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। समझिएगा, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास एक मैटर है, ठीक है, उस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा एटम है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम हाइड्रोजन ही ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन। एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन लिए। अब ये हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये हमारा एक एटम कहलाएगा, H के फॉर्म में होगा, जिसके पास हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये हाइड्रोजन एटम अपने ही किसी एटम के साथ कंबाइंड होकर के एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, अपने ही किसी एटम के साथ वो क्या करेगा? कंबाइंड होगा और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देकर के वो स्टेबल रहेगा, है ना। दैट मींस कि ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो H2 के फॉर्म में रहेगा। उसी तरह से अगर कोई दूसरा एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन हमारा O2 के फॉर्म में रहेगा। अगर नाइट्रोजन अगर लेंगे तो नाइट्रोजन हमारा N2 के फॉर्म में रहेगा। इस तरह से कोई भी एलिमेंट अपने ही एटम के साथ कंबाइंड होकर के वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो है हमारा, मान के चलिए हम यहां पे क्या लिए? हाइड्रोजन लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। अभी ये स्टेबल है। हाइड्रोजन अगर सिंगल एटम होता तो वो अनस्टेबल होता, जैसे कि ये हाइड्रोजन H होता, ऑक्सीजन O2 नहीं होकर के O होता, तो ये अनस्टेबल है। ये कभी अकेला नहीं रह सकता है, इंडिपेंडेंटली कभी भी एग्जिस्ट एटम नहीं करता है, इसीलिए वो खुद के एटम के साथ कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ तो ये हमारा क्या होगा? H2O का फॉर्मेशन करेगा भाई। अब ये H2O का फॉर्मेशन क्या? ये हमारा हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है और ये वाटर मॉलिक्यूल है, तीनों अलग अलग सब्सटेंस है ना। लेकिन यहाँ पर जो H है, वाटर जब बनाया ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहा, नाइट्रोजन में ये चेंज नहीं हुआ, है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहा, ये हमारा हीलियम नहीं बना। दैट मींस इसका मतलब ये हुआ कि ये एटम जो है अपना आइडेंटिटी रिएक्शन करने के बाद कभी भी चेंज नहीं करता है। दैट मींस एटम जो होगा वो क्या होगा? एटम्स does not loses its identity and atom have no independent existence। ठीक है, उसी तरह से हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल। मैटर का वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो स्टेबल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे कि मान के चलिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन हो गया हमारा मॉलिक्यूल, O2 हो गया, नाइट्रोजन, H2O, NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर NaCl है, तो NaCl में अगर सोडियम की बात की जाए और क्लोरीन की बात की जाए तो ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये हमारा अगर अकेले होगा तो कहने का मतलब है ये हमारा एटम हो गया जो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये आपस में कंबाइंड होके NaCl बनाया हुआ और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास जो होगा, थोड़ा इधर हम लोग समझते हैं कि एटॉमिक मास होगा क्या, समझिएगा। हाँ, जैसे कि मान लीजिए स्पेस में एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक बैलेंस है हमारा ऐसा, इस तरह से, और इस आर्म पर हम एक ब्लॉक रखे हुए हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसा, है ना, और इसका मास हम लोग पता कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेस में कुछ सिलेंडर्स ऐसे सिंपल सिलेंडर रखे हुए हैं।
इस सिलेंडर से इस ब्लॉक का मास हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मान के चलिए हम यहाँ पे एक ब्लॉक रखे, दूसरा सिलेंडर रखे, तीसरा सिलेंडर रखे, 4 सिलेंडर रखे, ऐसे करते करते मान लीजिए हम यहाँ पर 15 सिलेंडर रखे। ठीक है, अगर हम जैसे ही यहाँ पे 15 सिलेंडर रखे, इस ब्लॉक का मास 15 सिलेंडर के इक्वल हो गया, तो कहने का क्या मतलब हुआ भाई, यानी कि इस ब्लॉक का जो मास है सर वो क्या हो गया, 15 सिलेंडर के मास के इक्वल हो गया। यानी कि इसका मास जो हम लोग कैलकुलेट किए वो कैसे कैलकुलेट किए, इस सिलेंडर से रिलेट करके कैलकुलेट किए। सिंपल है कि नहीं। अगर हम लोग को बाद में पता चला इस सिलेंडर का मास है 1 kg, ठीक है, जैसे हम लोग इस सिलेंडर का मास हम लोग को पता चला 1 kg, इस ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा, 20 kg के इक्वल हो जाएगा। होगा नहीं होगा, कहने का मतलब है इस ब्लॉक का मास हम लोग स्टार्टिंग में क्या किए, रिलेट करके हम लोग कैलकुलेट किए। वैसे ही किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसका मास को हम लोग रिलेट करके कैलकुलेट करने के लिए सीखे थे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिरकार कैसे किसी एलिमेंट के एटम का मास जो है वो रिलेट किया गया। तो हम लोग क्या किए कि जिस तरह से हम लोग अभी कुछ देर पहले एक ब्लॉक का मास कैलकुलेट करने के लिए एक सिलेंडर कंसीडर किए थे, वैसे ही किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रिलेट करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड एटम कंसीडर किया, और उस स्टैंडर्ड एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन 12 एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन 12 एटम। मान के चलिए हमारे पास एक कार्बन 12 एटम है, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा कार्बन 12 एटम है, और इस कार्बन 12 एटम को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हम लोग 12 पार्ट में हम इसको क्या कर दिए, तोड़ दिए। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट में हम तोड़ दिए। तो आखिरकार इस छोटे से पार्ट का मास कितना हो जाएगा, सर कार्बन 12 एटम का जितना भी मास होगा उससे 12 टाइम्स कम होगा। यानी कि इस छोटे से यूनिट का मास अगर देखा जाए तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम होगा, है ना। तो ये हमारा इस छोटे से यूनिट का मास हम लोग को पता चला कि भाई कितना होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम होगा। अब इसी को एक यूनिट कंसीडर करेंगे किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए। मान के चलिए हमारे पास, हम यहां पर एक एलिमेंट का एटम लेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं मैग्नीशियम एटम हम कंसीडर किया। अब इस मैग्नीशियम एटम को इस यूनिट से हम यहाँ पे रिलेट करके इसका मास पता करना चाहते हैं, रिलेट करके। तो यहाँ पे हम एक यूनिट रखें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से बहुत सारा यूनिट रखेंगे। हम यहाँ पे कितना रखें, 20 यूनिट रखें, कितना, सॉरी 24 यूनिट रखें। जैसे ही 24 यूनिट रखें, इस मैग्नीशियम के 1 एटम का मास हम लोग को पता चल गया कितना, कि इस मैग्नीशियम के 1 एटम का मास इस यूनिट से 24 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि इसका मास हम लोग कैसे लिखेंगे, मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम्स, इस छोटे से यूनिट का मास क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम हो जाएगा। यानी कि 24 गुना ज्यादा होगा मैग्नीशियम के 1 एटम का मास। ठीक है, अगर वही चीज अगर हम लोग मास ऑफ 1 सोडियम एटम देखें, किसी भी एलिमेंट का एटम हम लेंगे, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स में से किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास हम इसी यूनिट से कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो यहाँ एक सोडियम एटम का मास लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा 23 यूनिट रखना पड़ेगा। कितना यूनिट रखना पड़ेगा, 23, यानी कि 23 टाइम्स अधिक होगा किससे, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से होगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये जो है बार बार हम लोग इस चीज को यूनिट के तौर पर यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम यूनिट के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल इसका ये जो है यूनिट किसका है, किसी एलिमेंट के 1 एटम का मास का यूनिट है। तो हम इस पूरे टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं, है ना। एटॉमिक मास यूनिट हम लोग बोलेंगे।
ठीक है, तो इतना बड़ा यूनिट कहने का मतलब है एटॉमिक का A, मास का M और यूनिट का U, यानी कि ओवरऑल हम इस 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को AMU कंसीडर करेंगे। सिंपल है। तो चलिए देखिए इधर है कि नहीं, ओवरऑल एटॉमिक मास होगा क्या, एटॉमिक मास को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे, एटॉमिक मास को हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास बोलेंगे, क्योंकि हम लोग 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से रिलेट करके कैलकुलेट किए। दैट मीन्स एटॉमिक मास इज अ नंबर। क्या है, एटॉमिक मास एक नंबर है जो हमको बताता है विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, यानी कि कार्बन 12 एटम का अगर हमारा 12th पार्ट होगा वही हमारा एक यूनिट है, और उससे कितना टाइम्स किसी एलिमेंट के 1 एटम का मास होता है वही नंबर को रिप्रेजेंट करता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड एटम है, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड एटम जो कार्बन 12 एटम कंसीडर किए हैं हम लोग 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये जो होगा हमारा ओवरऑल 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल हो जाएगा। दैट मींस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम क्या होगा, एक साइड हम ऑक्सीजन का 1 एटम रखेंगे है ना बैलेंस में, और दूसरे साइड हम लोग फिर कंपैरिजन करेंगे है ना इस यूनिट को रख के, तो कितना टाइम्स होगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से 16 टाइम्स अधिक होगा ऑक्सीजन के 1 एटम का मास। सेम वैसे ही हम लोग करेंगे, सोडियम का मास कैलकुलेट करेंगे सोडियम एटम का, तो वो 23 टाइम्स अधिक होगा AMU के कंपैरिजन में है ना, और उसके बाद हमारा मैग्नीशियम के 1 एटम का मास कितना हो जाएगा 24 टाइम्स अधिक होगा 1 AMU के कंपैरिजन में। वैसे ही हमारा अगर कैल्शियम का कैलकुलेट करेंगे तो कैल्शियम का कितना होगा 40 टाइम्स अधिक होगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। दैट मींस 40 टाइम्स इज हैवियर देन 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम हो जाएगा किसका, कैल्शियम का। सिंपल है। दैट मींस हम इस 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे है ना। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को हम लोग लिख सकते हैं 16 AMU, 23 AMU सोडियम का, मैग्नीशियम के 1 एटम का मास हो जाएगा 24 AMU, और कैल्शियम का 1 एटम का मास हो जाएगा 40 AMU, दैट मींस एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद हम लोग क्या किए कि ये जो हमारा एटम का जो मास है AMU के फॉर्म में आया, हम इसको क्या चाहेंगे कि इसको हम एग्जैक्टली ग्राम में कैलकुलेट करें। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, एक इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवरी किए जिसको हम लोग बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसको क्या बोलेंगे, मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव वेइंग मशीन है ये हमारा किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मींस एटम के मास को भी ये ग्राम में कैलकुलेट करके बताता है। तो जैसे हम लोग को पता चला, हम लोग डिस्कवरी किए मास स्पेक्ट्रोमीटर का, सबसे पहले हम लोग किसका मास कैलकुलेट करना चाहेंगे, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को। तो जैसे हम बैलेंस में रखे कार्बन 12 एटम को, तो हम लोग को पता चल गया कि इसका जो मास है वो कितना हो जाएगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, यानी कि कार्बन 12 एटम का मास जो होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता चला 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट का एग्जैक्ट मास ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मींस हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना होगा 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.99 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.166 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -23। इस डेसिमल को हम एक डिजिट के बाद लिखेंगे तो डिवाइडेड बाय 10 होगा, इस 10 को ऊपर ले जाएंगे 10 टू द पावर -1 होगा, और 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -23 क्या हो जाएगा हमारा, देखिए
हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। ओवरऑल हम लोग को ये पता चला 1 AMU में जो मास होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम एग्जैक्टली होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मास से सभी एलिमेंट के एक एक एटम का मास को क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि यही तो हम लोग सीखे हैं। एटॉमिक मास एक नंबर है जो कि बताता है कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से कितना टाइम्स हैवियर है। दैट मींस कि हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे इस वैल्यू से और हम लोग मास कैलकुलेट करते जाएंगे हर एलिमेंट के एटम का मास ग्राम में। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग देखेंगे कि भाई क्या होगा, जैसे कि मान के चलिए हमारा एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे कि ऑक्सीजन का मास कितना होगा। तो ऑक्सीजन के कुछ देर पहले हम लोग देखे 16 AMU होता है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय AMU का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये हमारा ऑक्सीजन के 1 एटम का मास एग्जैक्टली ग्राम में पता चल गया। ठीक है, सिंपल है। एक चीज और हम लोग देखते हैं कि जो 1 AMU होता है ग्राम में कैलकुलेट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर भी होता है। ये एवोगाड्रोस नंबर क्या है, ये जो है एवोगाड्रोस वो एक साइंटिस्ट थे, वो हमारे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट को वो बताए थे और उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में जो हमारा अमाउंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। और वो अपना पार्टिकल्स बताए थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है। तो अगर हम इस नंबर से 1 को डिवाइड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा उतना ही ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 AMU के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय Na का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हम इसको 1 को इससे डिवाइड किए तो ये 10 ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर माइनस 23 और 1 को 6.022 से डिवाइड करेंगे तो 0.166 आएगा। और फिर से ये डेसिमल हमारा क्या होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, देखिएगा 1.66 अगर हम इसको कर देते हैं तो ये डेसिमल इधर आ गया एक डिजिट के बाद, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 23 की जगह पर 24 ग्राम हो जाएगा। ओवरऑल यही तो हम लोग अभी कुछ देर पहले कैलकुलेट किए थे, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। सिंपल है, दैट मींस 1 AMU इज आल्सो इक्वल टू 1 by Na ग्राम एंड 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। दैट मींस ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 AMU को हम इन तीनों टर्म्स में लिख सकते हैं। AMU के टर्म में भी लिखा जा सकता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम के टर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर 1 by Na के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है ना। एक एक करके हम लोग समझेंगे कि किसी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है किस किस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, है ना, समझ सकते हैं। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का जो मास होगा वो एक नंबर है और वो कितना टाइम्स हैवियर है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से, वही हमको बताता है। तो ऑक्सीजन का कितना टाइम्स हैवियर होगा, मास 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से 16 टाइम्स। तो इस पूरे टर्म का मास या फिर इस पूरे टर्म को हम लोग यूनिट के तौर पर क्या लिख सकते हैं, AMU लिख सकते हैं, या फिर इस AMU को हम लोग अभी कुछ देर पहले कैलकुलेट किए 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, Na भी लिखा जा सकता है। यानी कि सभी टर्म्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा AMU के टर्म में हो गया, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम हो गया, ये हमारा डिजिट के टर्म में हो गया, और ये हमारा एवोगाड्रोस नंबर के टर्म में हमारा ऑक्सीजन का एक एटम का मास हुआ। उसी तरह से हम लोग देखेंगे आगे हमारा क्या है नेक्स्ट, मास ऑफ 1 सोडियम एटम। सेम वैसा ही है, ऑक्सीजन हमारा था 16 टाइम्स अधिक उस यूनिट से, है ना, AMU से, और सोडियम का कितना होगा 23 टाइम्स अधिक होगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से। सिंपल है, यानी कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 23,
किसके इक्वल हो जाएगा, सोडियम के 1 एटम के मास के बराबर। तो हम इसको AMU लिखेंगे या फिर 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 लिखेंगे, है ना, इतना ग्राम हो जाएगा, या फिर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1/Na ग्राम हो सकता है। वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम का देखेंगे। मैग्नीशियम के 1 एटम का मास क्या हो जाएगा, 24 टाइम्स अधिक होगा, है ना, 1 AMU के मास के कंपैरिजन में। तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, या फिर 24 मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। AMU के टर्म में भी लिख सकते हैं, Na के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप पूरे पेरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स को हम लोग किसके टर्म में लिख सकते हैं, AMU के टर्म में भी लिखा जा सकता है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के टर्म में लिखा जा सकता है, या फिर 1/Na ग्राम के टर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मैग्नीशियम का, ये हमारा हो गया कैल्शियम का। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके बाद का टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।